हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आपकी प्रेपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपका एग्ज़ाम आ चुका है और आपको नर्वस नहीं होना है। इस टाइम आप जितना भी पढ़ा है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहें और एग्ज़ाम जैसा भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है। हम 8 मॉक टेस्ट इससे पहले कर चुके हैं और जितना भी पोर्शंस मैंने अपने मॉक टेस्ट में डाले हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी है, वहीं वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेंगे ज़रूर, चाहे वो इनडायरेक्टली ही बनेंगे। तो ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है, तो अपना प्लीज़ अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि ना तो आप मॉक टेस्ट देंगे और ना ही मैं बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें फाइंड आउट करना है। सो स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड्स इट एंड पाउंस्ड अप द रैट। तो देखिए जो यहाँ पर एरर है वो है आपका पाउंस्ड अप द रैट। यहाँ पर होना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पर राइट आंसर है अप द रैट। ठीक है, यहाँ पर अप नहीं आएगा, ऑन द रैट यहाँ पर आना चाहिए था। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका गलत है। विद योर न्यू क्रेडिट कार्ड यू कैन डैश अप टू 20,000 इन अ डे। तो न्यू क्रेडिट कार्ड से आप 20,000 निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या आएगा, विद ड्रॉ। ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर अंडरलाइन जो है हमारा वो है आपका सर्टेन गो। आई एम सर्टेन गो टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। तो देखिए यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, आई एम सर्टनली गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। A boat or ship for conveying passengers and goods, especially over a relatively short distance and as a regular service। आपने मूवीज़ भी देखा होगा जहाँ पर आपका पानी होता है, वहाँ पर आपकी बोट्स चलती हैं या शिप्स चलती हैं, उसमें आपका सामान होता है या बाइक्स वगैरह भी होती है, पैसेंजर्स को लेकर भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती है। उसे हम क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, उसे कहते हैं हम फेरी। फ्रैक्टर क्या होता है, जैसे आपका कार्गो शिप्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम फ्रैक्टर्स भी कहते हैं। सबमरीन आपको पता है, पनडुब्बी, डिंगी। डिंगी क्या होती है, ये आपकी बोट ही होती है जिसमें 2-3 लोग बैठते हैं और वो चप्पू सा चला के इसे रन करते हैं। वेरी सून द पीपल फाइंड आउट एज द स्नेक वॉज हार्मलेस एंड द बॉयज बिगिन टू टीज इट मर्सीलेसली। तो आपको बताना किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो है आपका वेरी सून द पीपल फाइंड आउट। यहाँ पर आएगा फाउंड आउट दैट। वेरी सून द पीपल फाउंड आउट दैट द स्नेक वॉज हार्मलेस एंड द बॉयज बिगिन टू टीज इट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है आपका एक्स्ट्रा वैगेंट। इसका मतलब होता है आपका फिजूल खर्ची। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो आएगी एक्स्ट्रा और VAGANT। तो आपने याद रखना है, ये कहते हैं फिजूल खर्च। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट द रूम द आर्टिस्ट केम इन, ही वॉज रेडी डैश ऑन द पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर आएगा टू वर्क, वर्कड, वर्क और वर्किंग। तो यहाँ पर आएगा टू वर्क। ही वॉज रेडी टू वर्क ऑन द पोर्ट्रेट। तो आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट डैश पोर्ट्रेट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम। मतलब उसे वो एक प्रशंसा लाएगा या फिर प्रसिद्धि लाएगा। तो ही हैड ऑलवेज होप दैट दिस, नेक्स्ट होना चाहिए दिस पोर्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो दिस पोर्ट्रेट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम, इट टर्निंग आउट रियली वेल। इट, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका it was turning out really well. A simple appeared on his face। तो यहाँ पर नेक्स्ट में सॉरी, a smile appeared on his face as he thought of it। then he, लास्ट वन है आपका, then he came to the canvas and uncovered it, he was shocked to see that the somebody had scratched the entire painting with a knife। तो ये इजी था, देखिए बेसिक्स है, आपको ये पता ही होने चाहिए थे। यहाँ पर आपकी कोई भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी।
आपको एंटोनियम बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका है गिवन वर्ड है फ्रेंड। तो फ्रेंड का कंपेनियन तो आपका साथी होता है, तो फ्रेंड भी साथी होता है, हेल्पर भी दोस्त ही करते हैं, पार्टनर भी आपका दोस्त हो सकता है, बट फो ये नहीं है। तो यही आपका जो राइट आंसर है, फ्रेंड का ऑपोजिट होता है आपका फो। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? ये आपका एमिनेबल। आपको मुझे इसकी स्पेलिंग बतानी है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका आइकॉनिक का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, ये है आपका एग्जाम्पलरी। यहाँ पर एग्जाम्पलरी होगा आपका राइट आंसर। करेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स। बोथ ऑफ अस गोइंग आउट फॉर लंच यस्टरडे। देखिए, हम पिछले दिन दोनों ही लंच के लिए गए थे, तो गोइंग आउट तो नहीं आया क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, और गोइंग आउट का ये आपका कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यही आपका गोइंग आउट गलत था, और यहाँ पर आएगा वेंट आउट, क्योंकि आप चले गए थे। तो ये वेंट आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लाउड माउथ का आपको बताना क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है वन हु टॉक्स बोस्टफुली। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना कि इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या है। यहाँ पर है आपका एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की आपको मुझे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्या होती है। द वर्कर्स इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड दैट दे विल go on the strike. The workers' interest must be protected, else they will go on a strike. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the। देखिए यहाँ पर underline होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो है underline ये है आपका now where। I have lost my school diary, I can't find it now where। तो नो सॉरी nowhere, it's not nowhere। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, में से कहीं भी मतलब ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, या मुझे ये मिल नहीं रही है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। द साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। तो स्पेस और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ कौन डील करती है? होती है आपकी एस्ट्रोनॉमी। तो ये थे आपके ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस। होपफुली आपका ये सेक्शन अच्छा रहा होगा। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन, ये आपका जीके का। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल आईएनसी जिसे कहते हैं हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी जो पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उसकी, वो कौन बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर ऑफ यूपी, ठीक है, ये पहली महिला थी जो आपकी गवर्नर बनी थी यूपी की। और इन्होंने बुक्स भी लिखी है, जैसे गोल्डन और थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये इनका लिटरली वर्क है जो इन्होंने काम किया है लिटरेचर में। बात करते हैं हम, आपको मुझे बताना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये कब बनी थी, और इसके, चलो मैंने ही बता दिया, 1885, ये हो यूम इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो देखिए एनी बेसेंट जो है, इन्होंने आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इन्होंने फाउंड की थी, बनाई थी। और होम रूल लीग में भी इनका मतलब कंट्रीब्यूशन है, होम रूल लीग जो इन्होंने बनाई थी। और एक लोटस सॉन्ग इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने ट्रांसलेशन की है गीता की इंग्लिश में। तो आप ये बातें याद रख सकते हैं। और जो पद्मजा नायडू है, वो सरोजनी नायडू की बेटी है, जितना मुझे याद है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, एक गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और प्रॉब्लम तब होती है जब आपको वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी दिए जाते हैं, बट सम टाइम क्वेश्चन कुछ और होता है। तो पहले इसका हम आंसर देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो पहला था, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, पहले थे। और देखिए, इस क्वेश्चन को जितना मुझे लगता है एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, और जो वो अंग्रेज भी थे, ब्रिटिशर थे।
तो आप फिर भी कर सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज एन इंडियन, जो इंडियन थे वो थे आपके सी राजा गोपालचारी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के, और जो वो कौन थे, वो थे आपके राजा गोपालचारी। तो क्वेश्चन ये थे कि जब अंग्रेज या ब्रिटिश मैन की बात करेंगे तो आएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और जब इंडियन की बात करेंगे तो सी राजा गोपालचारी। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? ये थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपको ये, और आपको मुझे बताना कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के कौन थे? मैंने बंगाल के आपको बता दिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो जो लॉर्ड डलहौजी थी, इनके टाइम पे ही आपकी रेलवे लाइंस बिछी थी, पहली ट्रेन चली थी, पोस्टल सिस्टम जो आपका डाक खाने वाला सिस्टम होता है वो चला था, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल राइट में क्या नहीं आता है आपके पास? ये आता है आपके पास राइट टू लाइफ, ये आपका फंडामेंटल राइट है, पॉलिटिकल राइट नहीं है। राइट टू वोट, ये पॉलिटिक्स वाले राइट, वोट का हो गया, इलेक्शन लड़ना है या फिर जो भी है, ये आपके सारे ही क्या है, पॉलिटिकल राइट है। बट बी है आपका राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो प्रॉपर्टी वाला राइट है वो कौन सा राइट है, वो फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है? ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या कोई और राइट है। मैं वो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज NRHM जिसे हम कहते हैं, वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका सी 2005 में। और आपको याद रखना है RTI एक्ट भी है 2005 से, तो आपने वो भी याद रखना है। 1995 में क्या होता, मिड डे मील जो है आपकी, मध्याह्न भोजन योजना जिसे हिंदी में कहते हैं, वो आपकी 1995 में स्टार्ट की गई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज। भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को आप क्या कहते हैं? जो मैंने आपको आंसर की दी है उसमें ये आंसर गलत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका एपी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है हाइपो सेंटर और एपी सेंटर में। हाइपो सेंटर जो होता है जो आपके सरफेस के नीचे हो सकता है, भूमिगत भी हो सकता है, बट जो आपका एपी सेंटर होता है वही आपके सरफेस पे भी हो सकता है, डायरेक्टली अबव भी हो सकता है, तो इसे एपी सेंटर हम कहते हैं। और जो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करती है अर्थक्वेक को, उसे कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। और एक जिस स्केल पर हम इसे मेज़र करते हैं वो होता है आपका रिक्टर, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, रिक्टर स्केल होता है, ये तो आपको पता ही है। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलाजो ऑन द ग्लोब, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो ग्लोब में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये आपका इंडोनेशिया। और अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो आपकी कैपिटल थी जकार्ता, और एक इसकी नई कैपिटल भी बनी है, ये आपकी ननसन तारा, कुछ इस तरीके से है, आप इसे देख लीजिएगा, मे भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, बट ननसन तारा ही इसकी करेक्ट मतलब जो है वो अब बनी है। और बात करते हैं जापान की, तो आपको पता ही है टोक्यो, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ आपको पता ही है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है आपकी? ये है आपकी वुलर लेक। वुलर लेक आपकी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है यूटी आपकी जो है जम्मू कश्मीर, डल लेक भी जम्मू एंड कश्मीर। चिलिका जो लेक है आपकी पड़ती है आई थिंक उड़ीसा में ही पड़ती है। लोकटक आपने देख लेना, ये आपकी मणिपुर में, जितना मुझे याद आ रहा है ये मणिपुर में ही पड़ती है। इनकेस अगर गलत बोला होगा तो मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, पर जितना मुझे याद है लोकटक आपकी मणिपुर में ही पड़ती है। हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ HP? तो लेडी गवर्नर कौन थी HP की? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ही है आपकी शीला कौल। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर किए जा सकें। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर कौन थे HP के, ये थे आपके S चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, ये आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं लीला सेठ। लीला सेठ कौन थी? हमारे जो हाई कोर्ट है शिमला, उसकी सबसे पहली जो लेडीज चीफ जस्टिस थी, लेडी चीफ जस्टिस थी, मतलब महिला
न्यायाधीश थी, तो आप ये याद रखें। राजकुमारी अमृत कौर, ये फर्स्ट विमेन थी जो एमपी से, मतलब हिमाचल से चुनकर गई थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, तो आप ये भी याद रखें। हमीदुल्लाह बेग, ये आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट के थे, तो आप ये भी याद रखिए, क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। और जो अभी करंट है वो है मोहम्मद रफ़ीक, एचपी हाई कोर्ट के जो है जो चीफ जस्टिस कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। और आप गवर्नर याद रख लेना, गवर्नर मुझे याद नहीं आ रहा, अरकेलकर याद आ रहा है एंड में, बट पूरा नाम याद नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सम टाइम मेरे माइंड से भी बातें स्किप हो जाती है। विच प्लेस इन एट विच प्लेस इन एचपी इज लोकेटेड हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका लारी इन लाहौल स्पीति। और अगर आप बात आपसे की जाती है कि जो ट्राउट फिश है वो कहाँ मिलती है, आपने याद रखना है रोडू में। शिप शिप ब्रीडिंग सेंटर या रेयरिंग सेंटर आपका कहाँ पर है, ताल हमीरपुर में। शब्द आपकी भेड़ों का प्रजनन केंद्र हो सकता है, वो है आपका ताल हमीरपुर में। अंगोरा रैबिट फार्म कहाँ पर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका एक तो कंदवाड़ी, कंदवाड़ी में है, कांगड़ा में, और एक नगवाई मंडी में, आपको ये पता होगा। शिप ब्रीडिंग फार्म आपका एक ज्यूरी शिमला में भी है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वे राक्षस पूजा वाज फाउंड एज कॉमन प्रैक्टिस, राक्षस पूजा आप कहाँ पर करते हैं, ये आपकी है कि नॉर्मेक। अदर स्टेट में भी राक्षस पूजा होती है, या तो वो आपका शायद महाराष्ट्र है या है आपका यूपी, या तो वो नाटक होता है शायद, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वेर इज गुरु घंटाल मोनेस्ट्री फाउंड, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री या जिसे मठ कहते हैं वो कहाँ पर आपका वो है आपका लाहौल में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। और आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि ताबो मोनेस्ट्री बड़ी फेमस है, इसे अजंता, मतलब अजंता जो आपकी पहाड़ियाँ हैं उससे भी इसे रिलेट किया जाता है, हिमाचल की अजंता के नाम से भी जाना जाता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ताबो मोनेस्ट्री कर देना है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल, तो जो कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल है वो है आपकी लॉर्ड कृष्णा और राधा जो उस पर बेस्ड है। और आपको बताना कांगड़ा पेंटिंग किसकी फेमस है। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कायस पड़ती है आपकी कुल्लू में, तो देखिए आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर आप एक नज़र ज़रूर मार लीजिएगा, मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अ पर्सन हु यूज फॉर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर, जो मतलब बिना आपकी परमिशन के आपके अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम हैकर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। विच इज़ द ऑब्जेक्टिव कवच टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड बाय इंडियन रेलवेज, ये अभी रिसेंट हुआ था, तो ये है आपका एंटी कोलिशन, मतलब आपकी दो ट्रेन्स, ठीक है, अगर वो सेम ट्रैक पर आ गई हैं तो उनमें से वो दोनों ही ऑटोमेटिकली ही उनकी जो स्पीड है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, तो इस तरीके से आपका एंटी कोलिशन, मतलब वो आपस में टकराए ना, इसीलिए ही आपका ये एंटी कोलिजन कहते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी, ये आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपका इम्पॉर्टेंट होगा, आपने कर भी लिया होगा क्योंकि हम पहले ही सारे क्वेश्चंस को मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी पजल है सबसे पहली, ए बी सी डी, ये आपकी दो रो में बैठे हैं और एक रो में आपके सिर्फ तीन ही बैठे हैं, ठीक है। तो क्या है, ई इज़ नॉट एट द, देखिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जब भी आप पजल करें, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर लेना। मान लीजिए 5 नंबर 10 नंबर की भी आ जाए, ठीक है, तो भी इसमें अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है ज़्यादा देर, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। बाद में आप रिलैक्स माइंड से करेंगे, हो जाएगी, इतनी टफ पजल नहीं होती है। देखिए कैसे करेंगे, ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब जो ई है वो किसी भी रो के एंड में नहीं है, मतलब ई जो है आपका वो होगा आपका मिडल में, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। तो डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, जो डी है, ठीक है, वो एफ के
सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, मतलब एक और ये दो हो गया, ठीक है, बन रहा है अभी। सी इज द नेबर ऑफ ई, ठीक है, तो सी इज द नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, मतलब सी ई का नेबर है, ठीक है, और जो ऑपोजिट है सी और डी, देखिए यहाँ पर ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, डायगोनली ऑपोजिट। बी इज द नेबर ऑफ एफ, तो बी यहीं पर ही आ सकता है, और रिमेनिंग बचा है आपके पास ए, तो आपके पास बना डी बी एफ और ए ई सी, तो इस तरीके से आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि विच इज़ द फॉलोइंग आर सीटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, तो आपके पास आपको पता है डी बी एफ ए ई सी, क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपस में ऑपोजिट बैठे हैं डायगोनली, तो वो कौन कौन बैठे हैं। एक तो बैठा है आपका डी और सी, और ए और एफ, ये देखिए डायगोनली ऑपोजिट है, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, सेम रो में कौन कौन है, डी बी एफ और ए ई सी, तो यहाँ पर कुछ है ई सी, तो यहाँ पर है इन द सेम रो ई और सी, तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर ऑप्शन में ए और ई है, तो आपका सेम रो में है, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सी और ई भी हो सकता था, बट अगर यहाँ पर ई और सी होता तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, तो जो आपकी दो रोज हैं उनमें से कौन सी एक रो है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये आपकी रो डी बी एफ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आप आफ्टर चेंजिंग सीट विद ई, वो विल बी द नेबर ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन, मान लीजिए अगर डी बी एफ, अगर आपकी ये ई जो है वो सीट चेंज कर लेता है, तो डी के कौन नेबर होंगे, ए सी, और ये आपका जो सी की जगह चला गया है ई, तो आपके नेबर कौन होंगे, ए और सी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और ए। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है, तो देखिए 18 में अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36, और 0.5 से करेंगे तो 9 जोड़ेगा 45, तो देखिए मतलब इनसे सारे जितने भी हुए 2.5, ठीक है, तब ये 40 बना, तो यहाँ पे 14 दूना 28 है, मतलब ये आपका है ऑड वन आउट। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट सम टाइम ये आपका दिमाग हिला देते हैं, मेरा भी हिला देते हैं, क्योंकि अगर आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो फिर अल्लाह ही मालिक है। नेक्स्ट है आपका वायलेट ब्लू ग्रीन वाइट एंड येलो, इसमें आपको बताना है कौन अलग है, तो देखिए ये रेनबोज के कलर थे, उसमें होता विब ग्योर, ठीक है, उसमें आपका जो है वाइट कलर नहीं होता है, तो यही आपका ऑड वन आउट था। एप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू रिवॉर्ड इन द सेम वे इज डिसग्रेस इज रिलेटेड टू, देखिए एप्रिसिएशन किसके लिए मिलती है आपको, रिवॉर्ड के लिए, एप्रिसिएशन से आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, तो डिसग्रेस जो होता है वो आपका होता है गिल्ट के लिए, शर्मिंदगी के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपका, ये काफ़ी पजल, मतलब सॉरी, जो यहाँ पे सीरीज थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो देखिए यहाँ पर करना क्या था, अगर आपको इस तरीके से पहला ले लिया आपने ए, फिर तीसरा ले लिया बी, फिर ये ले लिया सी, फिर ये ले डी, फिर ये ई, और इस तरीके से बना था, ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आपके पास बचना था बी डी एफ एच, तो ये थे आपके, ये तो आपके देखिए कॉन्जिक्यूटिव ही है, 1 2 3 4 5, और ये 6, और ये आपके 2 4 6 8 और 10, तो ई के बाद आपको पता है क्या आने वाला था, ई के बाद आपको पता है वो आएगा एफ, ठीक है, बट आपको यहाँ पर देखना है क्या आंसर होगा, यहाँ तो आपको पता चल चुका कि आएगा एफ, और यहाँ पर जो 10 नंबर पे होता है वो होता है आपका जे, ठीक है, तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास डी, जे और एफ। सर्टेन कोड में आप जर्मिनेशन को लिखते हैं ये, और आपको बताना है एस्टेब्लिश्ड में कैसे लिखें, तो आपने कुछ नहीं करना था, जर्मिनेशन आपने ऐसे लिख लिया जर्मिनेशन, ठीक है, और आपने लिखा MIMGRENNOAIT, तो देखिए यहाँ पर जो इसका मिडल जो लेटर है वो आपका फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो आप
1 2 3 4 5। तो आपका जो n है वो आपका यहाँ पर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने काउंटिंग कर लेनी थी 1 2 3 4 5, और ये बन जाएगा आपका इसी तरीके से 1 2 3 4 5। तो जब आपने यहाँ पर इसको इसमें अरेंज करना था तो ये आपके पास एक कोड बनना था, वही आपने बनाना था। देखिए आई आपका 5 बनना था, ठीक है। फिर आपका एम जो है वो 4 है, जी आपका 1 है, आर आपका 3 है, आपका ये 2 है। तो इसी तरीके से आगे भी यही कोड बनना था 5 4 1 3 2। और आपको क्या करना था, एस्टेब्लिश को भी ऐसे ही लिखना था, इस तरीके से ही कोडिंग करनी थी, मिडल लेटर को आपने फिक्स करना था, और ये कोड बनना था 5 4 1 3 2, इसी तरीके से आपने लगाने थे। तो आपके पास जो राइट आंसर बनना था वो बनना था आपके पास डी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। सम टाइम मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है आंसर बताने में, बट आप खुद चेक कर सकते हैं, और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मेन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर्स फिर भी गलत हो सकते हैं अनइंटेंशनली, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है। डस्ट को आप एयर कहते हैं, तो सीधा आपको जंप करना है कंक्लूजन पे। आपसे पूछा है वेयर डू फिश लिव, फिश कहाँ रहती है, पानी में, ठीक है, वाटर में। तो वाटर को आप क्या कहते हैं, वाटर इज कॉल्ड कलर, तो सीधी सी बात वाटर इज द कलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुणाल ने 10 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, यहाँ से चला वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, मान लीजिए पॉइंट ये है, और ये आपका पॉइंट है बी। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, अब साउथ को यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर मान लीजिए 6 किलोमीटर ये हो गया आपके पास, ठीक है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट को चल पड़ा और यहाँ पर 3 किलोमीटर हो गया, तो हमने इसे मैच कर दिया। तो ये देखिए टोटल 10 था, तो यहाँ तक ये 6 हो गया, तो ये वाली साइड हो गई 4, ठीक है। यहाँ पर ये 0.6 हुआ, ये साइड तो आपकी कितनी है, ये साइड है आपकी 3। तो आपको पता जब भी आप पाइथागोरस लगाते हैं तो ये बन जाता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 16 16 4 चुके 16 और 9 25, और 25 कंप्यूट करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। और ये डायरेक्शन जो अगर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हम आंसर देखते हैं क्या बनेगा। 5 किलोमीटर वेस्ट तो नहीं बनेगा, ये 7 किलोमीटर तो वैसे ही गलत है क्योंकि 5 आना चाहिए, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। चूज द करेक्ट सीक्वेंस एज द कम इन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी वाला आपको पता ही होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका 44 का है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 31524। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं तो आपको पता ही होगा। सैटरडे वाज अ हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे आपको पता ही है 26 जनवरी। 26 जनवरी को है आपका सैटरडे, और 14 तारीख को फैब में है आपकी शिवरात्रि। तो आपको पता है 24 26 और 5 हुए 31, मतलब 31 का महीना होता है फैब का, और 5 दिन आपके पास ये हो गए, और 14 दिन आपके पास हो गए फरवरी के। 14 और 5 हुए 19, 19 को जब आपने 2 से भाग दिया तो कितना है, ये 2 वीक बन गए, 14 दिन तो ये खत्म हो गया, और ये 5 दिन आपके पास बचे। तो सैटरडे में अगर आप 5 दिन काउंट करते हैं तो क्या बनेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो आपके पास शिवरात्रि कौन से दिन होगी, शिवरात्रि होगी आपके पास थर्सडे यानी कि वीरवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिस इन दिस, तो सीधा हम इक्वेशन पे जंप करेंगे। 15 माइनस मीन्स, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ से आपका हो गया। और डिवीजन मीन्स प्लस, ठीक है, और प्लस मीन्स डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, ठीक है। तो 15 दूना 30, और 900 का आपने 90 से भाग दिया कितना आया, या आपके पास 10 माइनस 100। तो जब आप 40 में से माइनस को 100 माइनस करें तो कितना आएगा -60। तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, मैंने जानबूझकर 60 दिया था, तो आंसर आएगा ई नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास 2 5 10 17 दिस एंड दिस, तो इसे हम कैसे करेंगे। 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 + 5 कितना हुआ 10, 10 + 7 कितना हुआ 17, 17 + 9 कितना हुआ 26।
मतलब 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से सीरीज बनेगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्नेक फैंग बी, देखिए ये बाइट का फॉर्म होता है, स्नेक जब काटता है तो उसे कहते हैं हम फैंग, ठीक है। और बी का क्या होगा, स्टिंग। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस एंड मैथ्स का पोर्शन। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ जी, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जी तो आपको पता ही है, तो ये होता है आपका, ये आपकी है जो बढ़ती है, ठीक है। अगर आपने याद रखना पोल्स पे जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इक्वेटर पे आपकी मिनिमम होती है, और सेंटर ऑफ अर्थ में आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ज़ीरो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो आपकी या बारिश की बूंदें होती हैं या लिक्विड ड्रॉप होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से या सतह तनाव की वजह से आपकी स्फेरिकल या गोलाकार आकृति लेती है। विस्कोसिटी तो आपको पता ही है, तो विस्कोसिटी से आप इतना याद रखिएगा, हिंदी में देखते हैं इसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी क्षयांता, ठीक है। तो विस्कोसिटी आपने याद रखनी है, जब भी आप किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है, ठीक है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो घटती है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये एक लोटे में घी है, ठीक है, जब आप इसे गर्म करेंगे तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो आपकी जो ठोस होते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो उनकी विस्कोसिटी जो होती है वो घटती है, ठीक है, लिक्विड्स की आपकी घटती है, ठीक है। और जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनकी जो विस्कोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और जो लिक्विड्स हैं अगर उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी, इतना आप याद रख सकते हैं। द फिनोमिनन ऑफ विच कॉजेज मिराजेस, मिराज जो होता है एक तरीके से आपका एक इल्यूजन होता है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा जैसे आपकी सर्वाइवल मूवीज़ होती हैं, जैसे वो पानी ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें प्यास लगी होती है तो उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, तो उन्हें ऐसे बार बार दिखता कि हाँ वहाँ पर पानी है, तो एक तरीके से वो भ्रम होता है। तो वो था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मतलब कुछ भी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी देखिए इंटरफेरेंस हो गया, आपको याद रखना जो आपके रेनबो इफेक्ट हो गया, या ठीक है ये छोटे छोटे होते हैं, या कलर आपको क्यों स्काई कलर इज ब्लू, इस तरीके के फंडे हैं, आपको ये याद रखने किस वजह से होते हैं, मैं कई बार करवा चुका हूँ, आप इन्हें प्लीज़ याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू किसकी होती है, ये होती है आपकी हाइड्रोजन की। देखिए हाइड्रोजन का ये आपका भविष्य का फ्यूल भी कहते हैं, और अभी आईआईटी मंडी वालों ने कुछ इस पर रिसर्च करी है कि वो बहुत जल्दी इससे कुछ फ्यूल बनाने वाले हैं, कुछ प्लास्टिक का भी उन्होंने इसमें यूज़ किया है, तो आप ये भी याद रखें। नेचुरल गैस तो आपको पता ही है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैसोलीन बोलते हैं हम पेट्रोल को, जो अमेरिका में, ये यूएसए में हम इसे पेट्रोल स्टेशन ना कह के गैस स्टेशन कहते हैं, जो आपके पेट्रोल पंप होता है। द एंटासिड मार्केटेड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड जो होती है जो आपकी एसिडिटी के रिलीफ के लिए आप यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं, वो होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो आप ये याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, तो एसिड रेन होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये मतलब एक तरीके से आपकी ये ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो आप ये भी याद रखें। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसे कहते हैं हम एनाटमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी होता है कि किस तरीके से वर्ड फॉर्मेशन कैसी होती है उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। इकोलॉजी तो आपकी पारिस्थितिक तंत्र होता है। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें कि जैसे आप नेमिंग करते हैं ग्रुप्स को, या बायोलॉजिकल जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, ग्रुपिज्म करते हैं, वो किस स्टडी करते हैं, टेक्सोनॉमी में। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो कॉज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, पोलियो और चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, आपको मुझे ये बताना है, ये होता है आपकी वायरस की वजह से। तो देखिए आज वर्ल्ड टीबी डे भी है, ट्यूबरकुलोसिस डे भी है, या जिसे हम तपेदिक कहते हैं हिंदी में। तो जो टीबी है आपको मुझे बताना है वो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से या एल्गी से होता है। और जो टीबी है देखिए इसकी वजह से डेली अराउंड अराउंड 4000 पीपल मरते हैं, और टीबी जो है आई थिंक वो 28,000 लोगों को
डेली होती है, तो देखिए कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर आप इसका देखिए, इसका मैंने आज फुल फॉर्म भी पूछी थी, डॉट्स, ठीक है। तो डॉट्स की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है। तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है, जो राहुल द्रविड़ इसके पहले ऐड दिया करते थे। अगर टीबी का अगर आप एक भी दिन मिस कर देते हैं अपनी मेडिकेशन का, तो आपको फिर से पूरा कोर्स रिपीट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इन बातों को ज़रूर याद रखें। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है, ये होता है आपका 7.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड नहीं है, गैस्ट्रिन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। लीवर से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस जो आपका कहाँ से सिक्रेट होता है, वो आपका होता है लीवर से, पेंक्रियास का आपको पता ही है। इंसुलिन, पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय से, यहाँ से आपका इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर मिस्टेक थी तो मैंने ये करेक्ट कर दिया कि अ ट्रेडर, एक व्यापारी है, वो कुछ वस्तु को इतने में खरीदता है, 8% लाभ पर बेचता है, तो बाकी वस्तु का अगर वो शेष मतलब 7% की प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसे कितने लाभ पर उसे बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसने दिया है हमें, एक रेशो दी है 3/4। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास वस्तुएं कितनी हैं, 4 है, और कितने को वो बेच चुका है। तो हम यहाँ से देखते हैं, टोटल हमारे पास है 4, और उसने सेल कितने कर दिए, 3। और जो उसने सेल की है, ठीक है, वो कितने परसेंट लाभ पे करी है, वो की है उसने 8% के। और वो बाकी को कितने पर उसे सेल करना है, 7% पे कर दिया है, तो 7 चुका 28, और ये 8 दिए 24। अगर यहाँ पर आप देखें कि जो एक अगर उसके पास वस्तु बची है, तो उसे कितने प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, 28 में से अगर आप 24 को लेस करेंगे तो उसे बेचना चाहिए 4% के लाभ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपके पास दिया गया था कि अ ट्रेडर बाय सम आइटम फॉर दिस एंड, उन्हें बेच देता है इतनी आइटम्स को वो बेच देता है 8% प्रॉफिट पे। देन एट व्हाट प्रॉफिट द रिमेनिंग शुड बी सोल्ड टू गेन ओवरऑल परसेंटेज, मतलब अगर आपको 7% का प्रॉफिट चाहिए, तो किस जो जितनी भी आइटम्स रही है उन्हें किस परसेंट पर उसे बेचना होगा। तो मैंने कहा कि टोटल थी 4, ठीक है, और 3/4 था, 3 को वो पहले ही बेच चुका था 8 के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब उसे बेचना है 7 के प्रॉफिट, तो ये 7 चुका 28 हो गया, ये 24 हो गया। बट रिमेनिंग को कितने पे बेचना है, एक एक वस्तु बचेगी ना यहाँ से, तो ये बच जाएगा आपके 4%, 28 में से 24 गए 4%। होपफुली आपको याद होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, ए और बी ने इन्वेस्ट किया 3:2 में, इनकी जो रेशियो 3:2, अगर उन्हें 5% का प्रॉफिट होता है और वो चैरिटी में जाता है, तो ए का शेयर 855 है, तो आपको बताना टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो अगर हमने हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट है आपके पास 100 रुपीज़। तो मैंने मान लिया टोटल है आपके पास 100 रुपीज़, तो 5% कितना होगा इसका, जो चैरिटी में जाएगा, चैरिटी में जाएगा इसका 5% कितना होगा, 5 रुपये। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको पता है ए और बी का शेयर दिया गया है 3:2 में, ठीक है, और आपको टोटल प्रॉफिट भी बताना है क्योंकि आपको ए का शेयर भी दिया गया है। तो मैंने क्या किया, हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए का शेयर, ठीक है। अब उसके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं, 95, ठीक है। तो शेयर जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको ए का, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और किसका निकालना है, ए का। 19×5 = 95 और 19×3 = 57। तो आपको जो पता चल चुका है कि ए का जो यहाँ से शेयर है वो है 57, जब आपका टोटल प्रॉफिट था 50, टोटल प्रॉफिट था आपका 100। बट आपको पता है कि ए का शेयर कितना है, ए का जो शेयर है वो आपका 855, बट जो आपके पास आया वो कितना है 57। तो जब आप 855 को 57 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल तो आपको पता है इतना था, हमने तो 100 माना था ना, इसलिए आपके पास कितना आया 57, ठीक है। तो ये कितना आएगा, जब आप इसे डिवीजन करेंगे 855 को 57 से, तो आपके पास आएगा 100, सॉरी 100 नहीं, आपके पास आएगा 15। 855 को जब आप 57 से करेंगे तो आपके पास आएगा 15, ठीक है। टंग स्लिप हो गई थी। आपको पता है अगर आपके पास ए का शेयर है 15, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपके पास, 15 × 100, 1500, क्योंकि आपको पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना था आपके पास
वो था आपके पास 100, ठीक है। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट आ गया आपके पास 1500। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शॉपकीपर्स, ठीक है, शॉपकीपर जो है वो आपका 20% हाइयर जो रेट पर ओरिजिनल प्राइस से बेच रहा है, ठीक है, बट उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, उसे थोड़ी मेहरबानी या दया आ गई। तो आपको बताना है कितना उसने प्रॉफिट या लॉस किया होगा। तो हमने क्या किया कि 100 रुपये की मान लीजिए कोई चीज़ थी और उससे उसने 20% ज़्यादा पे बेच दिया, मतलब उसने अब 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 120 पे। अब उसका दिल थोड़ा पसीज गया तो उसने 10% का उसे डिस्काउंट दे दिया। तो 120 का 10% कितना होगा, 12, ठीक है। तो 120 रुपये की उसने चीज़ मानी थी 120 पे बेचूंगा, बट उसने कहा कि चलो प्रॉफिट आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते। तो अब 120 में से 112 गए, सॉरी 12 गए, कितना बचा 108। तो ठीक है, जबकि टोटल जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो था आपका 100 और अब आगे पास आ गया है 108। तो आपके पास कितना परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ आपके पास 8% का, क्योंकि यहाँ पर कितना डिफरेंस है 8 का, ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ कैंडिडेट हु गेट्स मार्क्स 30% मार्क्स आते हैं, फिर वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा आपका स्टूडेंट है, उसके 320 नंबर आते हैं, वो 30 मार्क्स से वो भी फेल हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर। तो देखिए हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का तो 30% उसने ले लिए, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ने एक्स आपके हैं मैक्सिमम नंबर, ठीक है, टोटल नंबर। तो एक्स ने 30% ले लिए और वो 50 नंबर से फेल हो गया, ये तो उसका एक आ गया। अब बी का देखते हैं, बी ने क्या किया, 320 नंबर तो ले आया, बट फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब ये उसके आपके जो है वो पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो आप जब इन्हें इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स इंटू 30/100 प्लस 50 और इक्वल टू 320 प्लस 30 कितना हुआ 350, ठीक है। तो यहाँ से जब पर जाएगा तो कितना बनेगा आपके पास, एक्स इंटू 30/100 और ये बन जाएगा 3000, सॉरी ये 50, 350 में से 50 गए तो ये बना 300। तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू 3 होगा और ये 300 इंटू 10 हो जाएगा 3000, ठीक है। तो 3000 को जब आपने 3 से भाग दिया तो आपके पास कितना आया 1000। तो ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अ मैन कैन रो, ठीक है, जो आपकी शांत जल में जल की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है जब वो उसमें चला रहा है, ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो उसकी जो स्पीड है रिवर की वो है 1.2 किलोमीटर, ठीक है। और जब अप है वो देखते हैं और इसका आपको टाइम बताना है जब वो वापस आता है, ठीक है, तो कितना दूर उससे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जो उसका अप स्ट्रीम है यानी कि ऊपर आने के लिए जो उसका टाइम है वो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, जो है आपकी 6 + 1.2, ये आपकी आ गई स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम यानी कि जब वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो मतलब कम होगी स्पीड, ठीक है। तो कम होगी तो ये आपके पास आ गया 4.8। एक्स आपका क्या है डिस्टेंस, तो हमने क्या कर लिया, एक्स बाय 7.2 प्लस, ठीक है, प्लस एक्स डिवाइड बाई 4.8 और आपको कितना टाइम दिया है 1 आर का, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम लेंगे 7.2 इंटू 4.8, तो आपके पास आ जाएगा 4.8 एक्स प्लस 7.2 एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.2 इंटू 7.2 इक्वल टू 7, और ये बन जाएगा यहाँ पर बना था आपका 4.8 एक्स प्लस 7.2 एक्स, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे देखते हैं 4.8 इंटू 7.2 और ये जब इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको 7 चल गया है 12 डिवाइजन बाय 12, ठीक है। तो 12 चौके 48 होते हैं, बट यहाँ पे 4.8 तो यहाँ आपके पास आएगा 0.4, ठीक है। तो जब आप 7.2 को 0.4 से करेंगे तो कितना आएगा, ये डेसिमल गया, ये आ गया आपके पास 100, 4 एकम 4, 25 का 100, 25 दिए 75, करीब करीब 3 के अराउंड बनना चाहिए ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.88 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 72 को आपने 25 किया तो 3 तो नहीं आएगा, 3 से कम आना था, तो इसीलिए आपका सॉरी ऑप्शन बी 2.88 करीब करीब 3 के ही नज़दीक है। आपको बताना है रोम्बस का जो आपको एरिया बताना समचतुर्भुज का, तो इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू आपका जो डायगोनल्स दिए गए होते हैं, तो इसके जो डायगोनल हैं आपके
8 और 10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 8 80, 80 को 2 से जब डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 40। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए मैं फास्ट फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत कम है और वीडियो जो है आपकी 1.5 GB की अपलोड होती है, तो फंबलिंग भी हो रही है क्योंकि फास्ट फास्ट करने के चक्कर में। तो आपके देखते हैं अब हम हिंदी सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो इसका शुद्ध शब्द है वो आपका वेशभूषा। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको चुनना है, तो ये है आपका ऑप्शन ए यानी। मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? मूर्धन्य आपके ऑप्शन सी ट ठ ड ढ। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का जो तद्भव शब्द है आपका ऑप्शन बी जेठ। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो उन्मुख का जो हमारा विलोम शब्द है वो आपका ऑप्शन बी विमुख। अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर का विलोम शब्द है आपके पास ऑप्शन बी प्रवर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सम। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में आपका समास है द्वंद्व। नेक्स्ट है आपका विस्मयवाचक चिन्ह कौन सा है? ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आशु कवि शब्द का भावार्थ क्या है? क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आशु कवि क्या होता है? वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है आपका जागरण है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये कौन है? मूर्ख किंतु धनी। एक और एक 11, एक और एक 11 क्या है? संगठन में ही शक्ति है। मूवी भी तो है शायद एक और एक 11। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में आपका समास है कर्मधारय। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद का आपको चयन करना है। आय आयु, तो ये आपका आमदनी और उम्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का पर्यायवाची अर्णव। तो देखिए ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे और ये आपके लास्ट ही मॉक था। अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर बताएं। जो भी आपकी फीडबैक रहेगी वो भी इन फ्यूचर काम ज़रूर आएगी। मिलते हैं आपसे आफ्टर एग्ज़ाम। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।